नमस्कार मित्रों। कल कक्षा 10वीं को पढ़ाते हुए मेरे सामने एक प्रसंग आया। एक कक्षा 2 में पढ़ने वाला छात्र मेरे पास आता है और वो शिकायत करता है कि उसके 200 रुपये गुम हो गए हैं। जिस प्रकार से वो 200 रुपये के लिए मचलता है, रोता है, बिलखता है, तो मेरे समझने में ये आया कि वास्तव में भारतीय बच्चों की रुचि किस प्रकार की हो रही है, जहां उनके मन में खेलने कूदने के प्रति, प्रकृति निरीक्षण के प्रति, मेलों के प्रति, नदी, तालाब, झरने, पहाड़ को देखने के लिए जो रुचि होना चाहिए, जो अभिरुचि होना चाहिए, आजकल वो दिखाई नहीं पड़ रही। और यही कारण है कि हमारी आबादी भले ही 1 अरब 40 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, विश्व का सबसे युवा देश भारत कहला रहा है। हमारी आबादी का करीब करीब 65% युवा शक्ति है। उसके बावजूद भी हमें विश्व में कई बार जो है नोबेल नहीं मिलता। चाहे हम साहित्य की बात करें, विज्ञान की बात करें, रसायन की बात करें, भौतिकी की बात करें। क्यों? क्योंकि हमारी बचपन से बच्चों की जो प्रकृति होना चाहिए, जो स्वभाव होना चाहिए, वो दिखाई नहीं पड़ता। छोटे छोटे बच्चे जिस प्रकार से पैसे के लिए मचल रहे हैं, यही सिद्ध करता है कि हमारा लक्ष्य जो है वह रुपए और पैसा है। हम उनको बचपन से वही सिखा रहे हैं कि पैसा और धन कमाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जबकि सीवी रामन हमारे यहाँ वैज्ञानिक हुए हैं फिजिक्स में, उनको 1931 में भौतिकी पर समुद्र की लहरों का रंग नीला क्यों होता है, इस विषय पर नोबेल पुरस्कार मिला था। तो सीवी रामन जो इस प्रकार के नहीं हुआ करते थे, उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक कम तनख्वाह वाली जो नौकरी हुआ करती थी, उसको ग्रहण किया था। पहले वो वित्त विभाग में, फाइनल डिपार्टमेंट में मोटी तनख्वाह वाली नौकरी किया करते थे, परंतु उनका उद्देश्य रिसर्च करना था, भारत को नोबेल दिलवाना था। इस कारण से वित्त विभाग की फाइनेंस डिपार्टमेंट की मोटी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ करके वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य की नौकरी को ग्रहण करते हैं। और उसका परिणाम ये होता है कि वे भारत का नाम रोशन करते हैं। और उस जमाने में जब भारत की राष्ट्रीय पहचान भी नहीं थी, भारत गुलाम था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है पैसे की, धन की, रुपए की साधना छोड़ करके माँ सरस्वती की आराधना की, ज्ञान की आराधना की। तो बच्चों की प्रकृति को बचपन से सुधारने की आवश्यकता है। हमको भारत का जो आने वाला भविष्य है, उसको बचपन से ही उसकी अभिरुचि, उसकी रुचि पैसे की, धन की नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से छोटा सा बालक मैंने देखा, कक्षा 2 का बालक, कि 200 रुपये के लिए जिस प्रकार से मचल रहा है, रो रहा है, ये ऐसा मचलना, ऐसा रोना पैसे के लिए नहीं होना चाहिए। इसलिए बचपन से ही हमको जो है भारत के भविष्य को एक दिशा और दशा देने की जरूरत है कि वे भविष्य में जाकर के जब वो युवा बने, वो भारत का जो है प्रतिनिधित्व करें, भारत का नाम रोशन करें। और करीब हमको 1931 से लेकर के आज तक हम देखें तो करीब 90 साल हो गए हैं। हमको फिजिक्स में, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। 1913 में गीतांजलि पर साहित्य में भारत को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। 100 साल से ऊपर हो गए हैं, दूसरा नोबेल हमको नहीं मिला है। तो ये सोचने
और विचार करने की ज़रूरत है कि वास्तव में हमें बच्चों में, छात्रों में, विद्यार्थियों में इस प्रकार के संस्कार बचपन से डालना चाहिए। उनको प्रकृति निरीक्षण सिखाना चाहिए। उनको जो है पहाड़ हैं, पर्वत है, नदी हैं, झरने हैं, जंगल है, इन चीज़ों की सैर कराना चाहिए, क्योंकि वहीं से हमें अच्छे कलाकार बनने के जो गुण हैं, अच्छा चित्रकार, अच्छा मूर्तिकार, अच्छा वैज्ञानिक, अच्छा लेखक, ये बनने की प्रेरणा प्रकृति से मिलती है। और प्रकृति में आज भी अनेक तत्व सुसुप्त अवस्था में सोए हुए पड़े हैं, और जिस दिन किसी वैज्ञानिक की जो वैज्ञानिक दृष्टि है, उसका जो विजन है, उस सुसुप्त अवस्था पर पड़े हुए पदार्थ पर पड़ेगा, उस दिन हमारे सामने एक नया आविष्कार होगा, एक नई रचना होगी। और भारत में जो लंबा अंतराल हो गया है, चाहे हम साहित्य की बात करें, रसायन की बात करें, भौतिकी की बात करें, ये नोबेल पुरस्कार जो मिलना है, ये मिलने लगेगा, तो भारत पुनः जो है इस रिक्त स्थान को भरने का कार्य करेगा। फिर प्राचीन काल में हमारी दृष्टि ऐसा नहीं हुआ करती। प्राचीन काल में जब हमारे पास आर्यभट्ट, वराहमिहिर, चरक, नागार्जुन, पाणिनि जैसे लोग हुआ करते थे, उस जमाने में हमारी दृष्टि इस प्रकार की नहीं हुआ करती। मुझे एक प्रसंग याद आता है, एक विद्यार्थी ने अपने गुरुजी से जाकर के कहा कि मुझे बहुत दिन हो गए हैं पढ़ते हुए, घर कब जाने का अवसर मिलेगा। तो गुरुजी ने उससे कहा कि आप जंगल जाइए, वो जंगल जाकर के एक ऐसी वनस्पति, ऐसी लकड़ी ढूंढ करके लाइए जिसका कोई उपयोग नहीं हो। वह विद्यार्थी जंगल जाता है, तो जंगल जाने के बाद वह पूरा जंगल छानता है, सुबह से उसको शाम हो जाती है, वो निराश होता है, और गुरु जी से कहता है मुझे ऐसी कोई लकड़ी नहीं मिली जिसका कोई उपयोग न हो। गुरु जी उसी दिन कहते हैं कि तुम्हारी जो परीक्षा है पूर्ण हो गई है, अब तुम घर जा सकते हो। तो इस प्रकार की विराट और व्यापक दृष्टि भारतीय लोगों की हुआ करती थी। इसलिए भारत प्राचीन काल में विश्व गुरु हुआ करता था। हमारे यहाँ धन, पैसा, संपत्ति, भौतिक सुख सुविधाएं ये जीवन का उद्देश्य नहीं हुआ करती थी। हमारा विजन अलग हुआ करता था, हमारी दृष्टि अलग हुआ करती थी। इसलिए हमने जीरो का आविष्कार करके दिखाया, हमने विश्व को जीरो से लेकर 9 तक संख्याओं का ज्ञान कराया, हमने माइनस का चिन्ह बनाया, हमने दशमलव का आविष्कार किया, और हमने अरबों को गणित सिखाया। तो उसके बाद पूरे विश्व ने गणित सीखा। भारत जो है ऐसा लोहा बना लिया करता था प्राचीन काल में जिस पर जंग न लगे। और आप चाहें तो दिल्ली के पास जो मेहरौली क्षेत्र है वहाँ चले जाएं, वहाँ लोह स्तंभ खड़ा है जिस पर आज तक जंग नहीं लगा है। तो भारत की प्रतिभा इस प्रकार की हुआ करती थी। पूरा विश्व भारत से हथियार बनाने के लिए लोहा खरीदता था। भारत ऐसा सूती वस्त्र बना लिया करता था जिसकी पूरा विश्व प्रतीक्षा करता था। और आज भी भारत का जो सूती वस्त्र है, जो कॉटन है, वो फेमस है। तो प्राचीन काल में हमारा विजन, हमारा दृष्टिकोण, हमारी दृष्टि व्यापक हुआ करती थी, प्रकृति से जुड़ी हुई हुआ करती थी। हम पैसे, धन का लालच नहीं करते थे, और यही जीवन का हमारा उद्देश्य नहीं हुआ करता था। तो हमारे पास अनेक वैज्ञानिक हुआ करते थे, अनेक रसायन शास्त्री, गणितज्ञ हुआ करते थे जो विश्व का नेतृत्व करते थे। भारत विश्व गुरु था। तो इन छोटे छोटे बच्चों की प्रकृति को सुधारने की जरूरत है। इनके बीच धन, संपत्ति, पैसे का बीज न डाल करके ऐसा विजन और ऐसा दृष्टिकोण का बीज इनकी डालने की जरूरत है। इनकी ऐसी अभिरुचि और रुचि बनाने की जरूरत है कि बचपन से इनको एक मार्गदर्शन मिले, दिशा और दशा मिले, उस क्षेत्र में आगे बढ़ें और भारत का नाम रोशन करें। धन्यवाद।